हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के चैप्टर में, जैसा पीछे है कि अब तक कुछ जितने लेक्चर में ऑलमोस्ट लगभग जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो ख़त्म कर लिए। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और है, जैसे केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पर हमने पिछले बार कुछ क्वेश्चन देखा था। और फिर आपको ये बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल के चलते हम वर्क डन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी पर आगे बताया था, कुछ क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ कर गया था कि इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और फिर आज इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो आ जाइए, उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये पिछले क्लास में हमने देख लिया था। फिर इसके बाद आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। तो आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है कि सॉलिड ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज इनिशियली एट अ प्लेस एट अ डिस्टेंस 5r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ मास m एज शोन इन अ फिगर। जैसा फिगर में है। सो नाउ इट इज शिफ्टेड टू अ पोजीशन एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द पॉइंट मास। During the displacement, it is also uniformly expand to the radius 2r, so that density decrease uniformly throughout its volume. Find the work required to this process. मतलब इस पॉइंट मास m को यहाँ से उठाकर एक ऐसा सिचुएशन है कि इस पॉइंट मास को यहाँ से उठाकर यहाँ पर कर दे रहा है, और उस समय इसका डिस्टेंस है यहाँ से 3r, और उस समय जो मास m वाला है ये कुछ 2r का बन जा रहा है। ऐसा एक्सपैंड कर रहा है। तो हमें बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो हम वर्क डन के लिए भी आपको यही बस सिखा रहे थे कि वर्क डन इज इक्वल टू मास टाइम्स जिस मास को, या आप यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल भी कर सकते हैं, या हम u फाइनल माइनस u इनिशियल का ऐसा भी देख सकते हैं, है ना। तो अभी देखिए कि अगर u इनिशियल अगर आप देखेंगे कि आपके पास कितना क्या एनर्जी होगा, तो एक देखिए एक मास m है, तो जब भी इस तरह का मूवमेंट हो रहा होगा तो ये भी मास कंसिडरेबल होगा, तो इसके भी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। तो उसको आप कह सकते हैं कि u इंटू एम, कैपिटल M। ठीक, अब इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा इस m का स्मॉल m के साथ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जी एम इंटू स्मॉल m इंटू अपॉन 5r ऐसा। और इसका मतलब जो सॉलिड स्फीयर है स्मॉल मास m का, तो इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था कि कितना सेल्फ एनर्जी जो होता था वो कितना होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि -3/5 G m देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ एनर्जी ड्यू टू मतलब उसके चलते खुद का मतलब वो कितना प्रोसेस करके रखेगा अगर इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आया जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3/5 G m² ऐसा। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास का अपना कुछ होगा क्योंकि वो भी कंसिडरेबल, तो आप इसको सेल्फ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर उसके बारे में क्या हलचल हो रहा है कोई बताया नहीं, लेकिन हम एजम्पशन मतलब हम एज्यूम मस्ट भी इसमें भी कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होगा, क्योंकि उसमें चेंज अगर हो रहा कंसिडरेबली तो यू फाइनल देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। अब इसका लोकेशन कहाँ हो गया है, 3r डिस्टेंस से, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना जी एम इंटू एम अपॉन 3r ऐसा। और इसके बाद r से उसका 2r हो गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसका चेंज करेगा, तो उस समय माइनस फॉर्मेट तो ही रहेगा -3/5 Gm² और r के जगह पे 2r का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। क्यों, तो इसमें अगर आपको अगर निकालना है वर्क डन तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब आ जाइए इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर देखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल कितना था उसका, एक तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m माइनस
जी एम बाई एम 3r माइनस जी एम स्क्वायर ओवर, अच्छा वहाँ पे 2r का स्क्वायर लिख दिया क्या, यहाँ पे गड़बड़ी पे हो गया कि स्क्वायर नहीं होगा ये, केवल 2r होगा, तो इसको समय रहते चेंज कर दिया। ठीक है, ये 2r स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, अभी जो थोड़ा देर पहले आपको बोला जी एम स्क्वायर बाई, क्योंकि एनर्जी में तो r का एक ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद इस 2r ऐसा माइनस u ऑफ m, इसका सेल्फ एनर्जी माइनस प्लस जी एम इंटू एम अपॉन 5r। ठीक, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस जी एम एम मतलब सेल्फ एनर्जी वाला था ये, इसका जी एम स्क्वायर ओवर 3/5r। इस तरह का कुछ बनेगा बच्चों, देखो तो यू फाइनल ये वाला लिख दिया और इनिशियल के लिए उसके लिए लिख दिया, ये दोनों तो अपना हाई बाय करके घर चले गए। और जी एम एम बाई 3r, जी एम एम बाई 5r, तो उसको अगर लिखेंगे तो जी एम एम बाई आर कॉमन ले लीजिए, तो वहाँ से 1/5 माइनस 1/3, और इसके लिए यहाँ पर 3/5 और रहेगा, 3/5 जी एम स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 1 बाई यहाँ पे 3/5 नहीं लिखा क्या, ये साथ में 3/5 भी होगा, क्योंकि सेल्फ एनर्जी माइनस 3/5 जी एम स्क्वायर बाई 2r और 3/5 हो भी होगा, तो अपॉन 2, और यहाँ से आप r इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो बाकी का हम यहाँ से कुछ काम कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 15 और यहाँ से 2, तो 2 जी एम एम ओवर r प्लस और 1/2 मतलब हाफ ही रह गया, तो 3 इसके लिए नहीं लिख पाया 2/15 ऐसा, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो 3/10 जी एम स्क्वायर ओवर आर। फिर बाकी और कुछ कॉमन अगर देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि सिंपल उसका क्या करना था कि पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इसका जो सॉलिड स्फेयर था उसका सेल्फ एनर्जी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज माइनस 3/5 जी एम स्क्वायर बाई आर, अगर रेडियस उसका 2r बढ़ रहा था तो इस केस में ऐसा हो रहा था। बाकी का हमने कुछ अलजबरा किया और आंसर अपना घर लेकर आ गए। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज दैट मच। ठीक है बच्चों, तो ये अपना इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, मैंने आपको इसके लिए बताया था, लेकिन ये फिगर कुछ दूसरे जगह का है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। बेसिकली क्या है कि ये जो क्वेश्चन इसके लिए है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि गिवन द थिन होमोजेनियस डिस्क ऑफ रेडियस ए और उसका मास m1 है, तो यहाँ पर एक थिन होमोजेनियस डिस्क ले लेते हैं और इसका मास कुछ m1 है और इसका रेडियस कुछ a ऐसा है। ठीक है बच्चों, एक डिस्क है, उसका मास m1 है और इसके चलते, और यहाँ पर एक मास m2 है। यही बोला है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m2 इज अ डिस्टेंस a at L from the disk on its axis of symmetry. Initially, both are the motionless in the free space, but they are ultimately collide because of the gravitational attraction. Assuming a is much less than L. ठीक है, तो स्मॉल स्फीयर, तो इसमें स्मॉल जो वर्ड यूज किया है तो उसी से हमारा काम हो जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में कोई डायमेंशन नहीं दिया है, तो उसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट मास की तरह। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो स्मॉल मास दिया है उसके बारे में कोई डायमेंशन रेडियस वगैरह नहीं है, तो हम उसका पोटेंशियल एनर्जी और कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे। तो हमें क्या कर रहा है कि जब इनिशियली बोथ आर इन द मोशनलेस फ्री स्पेस
but ultimately collide with because of the gravitational attraction, assuming a is much less than l, so that the relative velocity is this much. तो हमें क्या करना है कि बेसिकली कि जब यहाँ से ये और यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल एनर्जी और कन्वर्ट होगा उसके काइनेटिक एनर्जी में. जब वो कोलाइड करने वाला होगा तब उसमें क्या होगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, यही होगा, है ना. अब उसके बाद ठीक है. अब उसके पहले हमें क्या है कि यहाँ पर इसका m1 का जो डिस्क के चलते यहाँ पर हमें उसका इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा और उसके फिर इसके बाद यहाँ पर निकालना होगा चेंज इन डिफरेंस. अगर जैसे ही करेंगे और वो वर्क डन का हमें मिल जाएगा और उसके इक्वलेट यहाँ पर कर देंगे. अच्छा, एक चीज तो ये था कि काइनेटिक एनर्जी वाइज तो आपको मिल ही रहा था, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू दिस. दूसरा काम आपको ये करना था बच्चों कि इसमें इसका मोमेंटम कंजर्व होगा. तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये चीज अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि उसको आपको रिप्लेस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगा. जैसे m1 इक्वल टू आपको जितना भी करना हो तो आपने देखा था वो सेंटर ऑफ मास जैसा कुछ समथिंग टाइम मल्टीप्लाई होकर आ जाता है. तो खैर चैलेंजिंग आपको ये है कि यहाँ पर इसके चलते जो पोटेंशियल निकालना है, तो पिछले क्लास में भी इसको समझाया था, फिर से इसको आपको बता दे रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक छोटा सा ऐसा थिन रिंग जैसा कुछ मान लीजिए ऐसे उसका कि वहाँ से यहाँ तक इसका कुछ ये चीज़ अगर आर है तो ये छोटा सा पार्ट डी आर हो जाएगा. तो उसके चलते इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू dm अपॉन g, और ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का अगर r ले रखें और इसका l है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट, ऐसा, यही ना. और उसमें जहाँ तक dm पार्ट मास का अगर वो एलिमेंट अगर ले रहे हैं तो उसका कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल मास उसका m1 है, m1 अपॉन पाई a स्क्वायर और मल्टीप्लाई विथ 2 पाई r इंटू डी आर, यही आपको सिखाया था ये करना. तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो dm के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, या dm1 कह लीजिए, dm1. तो यहाँ से m1 2 r इंटू डी आर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा होगा. और इसको ले जाकर वहाँ पुट कर दें तो dv इक्वल टू g 2 m1 r dr अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. चलो ऐसे लिख दिया. ये ऐसा बनेगा क्या, वहाँ पे बॉल आ गया है. आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी 2g m1 r dr एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा. ठीक, अगर विजुअल नहीं है तो अगले इसमें चले जाएंगे. तो 2g m1 r dr, तो इसका इंटीग्रेशन हमने कल देखा था और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 टू a. तो इसमें आपने देखा था कि इसका ए पूरा का पूरा उधर की रूट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा था. 2g m1 को बाहर ले लेते हैं r, और इसमें एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कुछ टी पुट किया था, फिर वहाँ से आपने देखा था या टी स्क्वायर ले लीजिए. तो वहाँ पर आपने देखा था कि आर डी आर इक्वल टू हाँ, तो उसमें एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ही टी कर दीजिए. तो 2r यहाँ से जो था इसका, चलो इसमें करके दिखाई देता हूँ. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि पुट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कुछ टी पुट कर लेते हैं. तो 2r डी आर, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, यहाँ से डी टी, तो आर डी आर इक्वल टू डी टी ओवर, या 2 तो ऊपर पड़ा ही हुआ है तो उसका यूज़ कर लेंगे. एक 2gm में है ना, तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं. तो आफ्टर द वो जब उधर जाएगा 2r वाला पार्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा dt और ये हो जाएगा आपका रूट टी. तो इसका रूट टी का जब करते थे तो 2 रूट टी आ जाएगा, 2 रूट टी आ गया. तो उसमें आपका 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा. तो जो आपका डी वी वी आफ्टर द इंटीग्रेशन, इसको बच्चों लिख रहा हूँ, ये जो डी वी का आया यहाँ से जी m1 r dr एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 टू a.
तो वहाँ से जो इसका इंटीग्रेशन है 2g में, मतलब gm1 को बाहर ले लीजिए, फिर से वापस 2 आ गया, तो 2gm1 और उसके जगह पर पूरा वो है, और 0 to a वहाँ पर रखेंगे। तो 2g, क्योंकि 2 यहाँ से जो मिसिंग था लिए थे वो आ गया इधर, gm1 अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसा होगा, ठीक। और उसमें डिवीजन के लिए कुछ ए भी होगा साथ में, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर, अच्छा वो नहीं आ पाया, इसको यहाँ पे ए स्क्वायर ऐसे कर लीजिएगा, ये वाला ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 2gm1 ओवर ए स्क्वायर, यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 0 रखेंगे, तो यहाँ से आपको एल मिल जाएगा। तो ये ऐसा मिलेगा बच्चों, इसका पोटेंशियल एट द इनिशियली, जहाँ पर आप पॉइंट उसको 1 कह लीजिए, तो 2gm1 बाई ए स्क्वायर, तो इसको हम चाहे तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। तो 2gm1 बाई ए स्क्वायर बेसिकली क्या करना था, उसके सेंटर पे लेकर आना था, तो एल का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको वहां से मिलेगा क्या, 2gm1 बाई ए, है ना। तो ये इसका पोटेंशियल के लिए आएगा, तो ये बात आपको समझ में आया होगा इसी में। और दूसरा वाला क्या है कि वो बहुत दूर है, जैसे कि ये निकालने का पीछे का रीजन यही था कि यहाँ पर अगर m1 यहाँ का पोटेंशियल हमारा इस पॉइंट 1 को 1 कह लेते हैं और इसको 2 कह लेते हैं, तो L का वैल्यू अगर 0 होगा तो हमें सेंटर का मिल जाएगा, और जो 1 वाला होगा वो देखिए क्या होगा। तो उसमें जानबूझकर ऐसा दिया हुआ है कि L बहुत दूर पर है, तो इसमें एक एक करके इधर निकाल लेते हैं। तो देखो V1 का जो वैल्यू होगा, या उस पॉइंट 1 पे निकालना है, हाँ 1 पे जब बहुत दूर है तो माइनस gm1 m2 ओवर L ए का आ जाएगा। और V2 का जो वैल्यू होगा, व्हेन द मोमेंट यू विल पुट द L वैल्यू, तो उसके सेंटर पे आ जाएगा। बेसिकली वही कह रहा है ना कि जो m1 वाला है और कोलाइड करके V2 के पास जा रहा है, तो यहाँ पर जब हम L का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 2gm1 और L तो उधर का 0 हो ही गया, तो a बाई ए, तो माइनस 2gm1 बाई इतना आ जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका वर्क डन कितना हो गया, अच्छा ऑलरेडी ये वर्क डन के फॉर्म में, तो m2 को हटाना पड़ेगा अभी लिखने के लिए, क्योंकि ऐसा, ठीक। तो उसमें अगर माइनस इसका पोटेंशियल अगर करते हैं 2gm1 बाई ए माइनस प्लस gm1 बाई एल इंटू m2, तो वहाँ से 2g या gm1 कॉमन ले लीजिए, तो आपको माइनस 2a बाई एल मिल जाएगा, वो प्लस 1 बाई एल मिल जाएगा। तो वहाँ से इसका वर्क डन होगा, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ m1 v1 प्लस हाफ m2 v2, और साथ ही साथ m1 v1 के जगह पे उसको अभी करेंगे, मतलब कि उसका रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें वर्क डन का वैल्यू इतना आ गया, और इसका काइनेटिक एनर्जी में जो हो रहा होगा, तो इसमें क्या है कि फोर्स ऑफ, मतलब जो अट्रैक्शन के चलते, तो वहाँ पर हम देखते थे कि अगर एनर्जी अल्टीमेटली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लेंगे। तो बच्चों ये आपका ऐसे इसको लिख लीजिए कि 1/2, एक बार फिर से, या चलो तो एक जब लिख ही रहे तो एक काम और कर सकते हैं कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि v2 के जगह पर m1 बाई v1 अपॉन m2 कर सकते हैं। तो m1 v1 स्क्वायर है, m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 के जगह पर यहाँ से m1 बाई m2 इंटू v2 का स्क्वायर, ऐसा ये लिख लें। और इक्वल टू, उसमें अगर निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर आ गया तो gm1 माइनस प्लस निगेटिव हो जाएगा, तो gm1 m2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा
ये 2/a माइनस 1/l, ऐसा देखिए। तो अब उसमें क्या करेंगे कि यहाँ से m2 स्क्वायर है और मतलब कि v2 के जगह पे पुट किया है ना, तो यहाँ पे v1 ही होगा, m1 v1 अपॉन m2 v2। तो वहाँ से क्या होगा कि m1 स्क्वायर और m2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो m1 स्क्वायर बाई m2 v1, तो यहाँ से 1/2 m1 v1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस m1 बाई m2 इक्वल टू g m1 m2 ओवर 2/a माइनस 1/l, ऐसा मिलेगा। ठीक, तो वहाँ से आप देखेंगे कि m1 कॉमन ले लिया और वहाँ पर m1 और m2 एक और, अच्छा एक तो नीचे m2 से कैंसिल हो गया, m1 m2। ठीक है, तो ये वाला m1 से उड़ा दीजिए। तो v1 का जो वैल्यू होगा बच्चों, यहाँ से g m2, ये वाला m2 उधर चला जाएगा, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं पूरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m2 का स्क्वायर हो जाएगा और m1 प्लस m2 ये वाला जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसा। ठीक, m1 m2 m1 एक उड़ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 2/a 1 माइनस l, ये ऐसा मिल गया v1 के जगह पे। तो v जो पूरा आपका आएगा यहाँ से, ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो v1 के लिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2g m1 प्लस m2 2/a 1 माइनस l, m2 को बाहर लिख दूंगा स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों v1 का जो वैल्यू होगा इस पूरा कितना क्या है, 2g टाइम्स 2/a 1/l अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m2, ऐसा। और यहाँ से जो v2 का वैल्यू होगा, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये सेम चीज m1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो आप सॉल्व करके भी अपना चेक कर सकते हैं। 2/a 1/l अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1। तो अब इसका पूछा था क्या था कि अप्रोच वेलोसिटी क्या होगा, एक दूसरे से अप्रोच कर रहे होंगे क्योंकि v1 वो उधर से चला होगा, इधर से चला होगा। क्वेश्चन आपको याद है, क्वेश्चन में ये ऐसा हो रहा है कि जो डिस्क था, तो यहाँ से m2 इधर से चल रहा है और इधर से चल रहा है, और दोनों आकर कहीं कोलाइड हो रहे हैं, तो इसका अप्रोच वेलोसिटी हमें ये निकालना है 2gm1, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के लिए ये अगले स्टेप में ये आएगा। ठीक, तो यहाँ से जो अप्रोच वेलोसिटी होगा या रिलेटिव वेलोसिटी कह लीजिए, तो v1 प्लस v2, क्यों, ये तो समझते होंगे ना, यहाँ से v1 होगा और इधर से v2 होगा, तो इन दोनों का अप्रोच वेलोसिटी v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो v1 के जगह पे ये देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ भी सेम है, बस m2 प्लस m1 वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो g 2/a 1/l अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ से हो जाएगा m1 प्लस m2, ऐसा। तो ये जो रूट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो g 2/a 1 माइनस l m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी, यही हमें प्रूफ करना था उधर। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, यही लाना था ना, 2g m1 प्लस m2 2/a 1 माइनस l, और पूरे का यहाँ पर एक रूट है। तो बात समझ में आया? ठीक है, अगर आया तो इसको ये चीज़ यहाँ पर है। तो आया बच्चों, तो इसको अब इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका समवेयर, ये तो इंटीग्रेशन करने में समय गया है, तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब आपको एक रिजल्ट जैसे याद करना था या रखना है
अगर आप इसको इसमें कंफर्टेबल हैं ठीक है, मतलब इसको अगर आप डिराइव करके ले कर आ पाते हैं और यहाँ तक बोल पाते हैं तो एक बात तो ठीक ही है, और नहीं तो आप इसको यहाँ से ये जो रिजल्ट है ए मेन है, मैंने इसका सेंटर पे निकालने के लिए इसके लिए लेकर आया। तो आप फटाफट इसको लिख लीजिए, स्क्रीन खाली कर देता हूं और फिर जो ये फिगर है उसके बाद इस पर आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं, और इसको आपको लिखना है तो ये रिजल्ट लिख लीजिए यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से फाइनल आंसर m1v1। तो इसमें मोमेंटम कंजर्व कराकर ये वाला और पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करा के काइनेटिक एनर्जी में इसमें लिखना था, तो लिख सकते हैं आप यहाँ से। फिर उसके बाद फाइनल आंसर यहाँ पर ये आया। ठीक है, अब क्या करा, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे वाला उसमें जो था फिगर जहाँ पर था, ये यहाँ पर इनका रिंग है, इसमें क्या करा कि एक ऐसा रिंग है, तो बनेगा तो है नहीं अब एक बार बनने के बाद, और यहाँ पर एक सॉलिड सा है। ठीक, तो उसमें और सेम शेप का है, मतलब ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा और कम बन गया। तो यहाँ पर इनके जो डिस्टेंस है √3r है, और इसका रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका, अच्छा इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक, तो एक मास है, इधर से उधर भेज दो या इधर से इधर भेज दीजिए, कि यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पे जा रहा है, कोई मास स्मॉल m है। तो उसको पूछा कि इस पूरे में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो हम इसमें अगर इसको पॉइंट कुछ भी नाम दे देते हैं, 1 अगर कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, तो v1 यहाँ पर कितना होगा बच्चों, रिंग के चलते इसका खुद का -gm1/r, ये तो हम जानते हैं। दूसरा m2 के चलते उसका इस पॉइंट पर आउटसाइड है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर वहाँ से ऊपर से अगर देखेंगे तो 2r, क्योंकि वहाँ से इसका r है, ये चीज़ r है और ये √3r है, तो इसका स्क्वायर करके डिस्टेंस सम करेंगे तो √3r का होल स्क्वायर प्लस r, तो कितना हो जाएगा 2r। तो -gm2/2r ऐसा। v2 अगर इसके देखेंगे तो यहाँ पे याद है आपको कि सेंटर पे उसका पोटेंशियल क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, -3/2 gm2/r होगा। ये आपको बताया था पीछे वाले लेक्चर में कि सॉलिड स्फीयर का किसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, और ग्राफ वगैरह भी बनाकर दिखाया था। तो वहाँ से आप कह सकते हैं m2/2r -3/2 gm2/r, और इस रिंग के चलते वहाँ पर उसके लिए एक्सियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा gm1/2r ऐसा। तो बस यहाँ पर है, तो वर्क डन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 - v1 करेंगे तो दिस, अगर m1 को पहले अगर देखें तो gm1/2r, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये 1 है और ये हाफ है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m टाइम्स, पहले एक एक करके ऐसा लिख लेते हैं, m टाइम्स इसको पहले कर लेते हैं, और माइनस कर रहे हैं बच्चों v2 - v1, दिस माइनस दिस, तो प्लस हो जाएगा, तो gm1/r ऐसा हो जाएगा ये, और फिर दिस -3/2 gm2 से यहाँ से ये -3/2 है और वो प्लस हो जाएगा, तो 1.5 माइनस या प्लस कर लीजिए, तो एक माइनस मतलब एक तरह से 1.5 माइनस हाफ कर रहे हैं, तो 1 बचेगा, तो लेकिन निगेटिव में ज़्यादा है तो निगेटिव में होगा, तो -gm2/r ऐसा। तो ये मिलेगा आपको, यहाँ पर एक आधा माइनस आधा, तो 2r फिर होना चाहिए था ना, क्योंकि gm1 में यहाँ पे 2r, तो ये होगा। तो आप चाहें तो इसको कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, mg/r कॉमन लेंगे
तो m1 माइनस 2m2 अपॉन 2r। ठीक है, तो ऐसा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर रिंग था और स्फीयर था। तो उसमें आप बार बार देख रहे होंगे ये जितने भी क्वेश्चन हो रहा है कि पोटेंशियल का एप्लीकेशन। तो इसीलिए पिछले क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाउ विल यू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, एक्सियल पॉइंट और आउटसाइड, इनसाइड। उसी कॉन्सेप्ट से या स्मूथली से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या क्या कर रहा है कि स्मॉल मास m इज ए ट्रांसफर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ मास m टू इंफिनिटी। फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस एंड कंपेयर दिस विद द सिचुएशन ऑफ इफ इंस्टेड ऑफ द हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम मास वर देयर। तो अगर यहाँ से एक इस तरह का स्फीयर है और इसका सेंटर से इन्फिनिटी पे करना है, तो पूछ रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्मॉल मास m है और हॉलो स्फीयर है, तो इसके लिए आप जो इसका जानते थे पोटेंशियल, सॉरी इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस GM/r। यही देखा था ना हमने। तो इसके सेंटर पे तो सिंपल सा ही है कि माइनस GM, स्मॉल m कैपिटल M कौन सा है, स्मॉल m को यहाँ से रखकर इन्फिनिटी पे बहुत दूर लेकर जा रहे हैं। तो खैर GM ओवर यहाँ पर इसका रेडियस सपोज r है, तो और इसके इन्फिनिटी पर कितना हो जाएगा 0। तो वर्क इक्वल टू देखना होगा, तो 0 माइनस प्लस GM/r होगा। ठीक, इंटू स्मॉल m, तो यहाँ से आ गया GMM/r ऐसा। अभी इसको इसके बजाय जैसे कह रहा है कि एक तो केस ऐसा हुआ, दूसरा केस अगर आप इसका सॉलिड स्फीयर अगर लेते हैं, तो इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर के लिए अगर आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा, एक कैपिटल मास है। तो इसके लिए अगर इससे अभी आपको बताया था कि अगर सॉलिड स्फीयर अगर होता है तो उसके सेंटर पे इसका जो उसका पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -3/2। तो इन्फिनिटी पर यहाँ पर 0 है, तो -3/2 GM/2r और r ऐसा। और इसका वर्क डन यहाँ पर अगर देखना हो तो देखिए, तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल यहाँ पर GM/mr है, मतलब कि GM/r केवल है, और यहाँ पर 3/2 है, तो पोटेंशियल ज़्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 0 माइनस ऑफ माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 GM/m/r। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इससे वो ज़्यादा लगेगा 3/2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इसके बाद एक हॉलो स्फीयर छूट गया था, तो उसको क्यों छोड़ें, उसको भी लेकर बता ही दें इसका पोटेंशियल एट द सेंटर पे। तो बस वो टेक्निक है बच्चों कि हाउ विल यू नो दैट, ऐसे उसमें उसका भी रिजल्ट सिमिलर ही होगा। इस तरह का कुछ हॉलो स्फीयर है और हमें इसमें इसका मास m है और हॉलो नहीं, सॉरी सॉलिड हेमीस्फीयर है ऐसा, जिसका रेडियस r है और मास m है, ये दो चीज़ें हैं। तो हम इस पे एक ऐसा कुछ एज्यूम कर लें कि इसका कैपिटल R अगर रेडियस है, तो जैसा हम करते हैं अक्सर कि यहाँ से स्मॉल r कर लें और इसका जो ये पार्ट है इस dr ले लेते हैं, हॉलो एक परत मतलब उसका ले लेते हैं हॉलो स्फीयर टाइप का। तो उसके चलते मतलब हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर ये निकालने के लिए कि इसके सेंटर पे, इस हेमीस्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। वंस यू नो दैट, तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और कुछ सब कुछ आप निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल के लिए आप क्या जानते हैं, dv अगर उसके चलते जो होगा तो -G/dm/r, ये आप
आपको तो अच्छे से समझ में आता है। जहाँ तक रहा बात डीएम निकालने का, तो ये सॉलिड है और हेमीस्फीयर है, तो इसका मास अगर कुछ कैपिटल एम ही ले लेते हैं, एम अपॉन 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू इसका इस हेमीस्फीयर वो भी रहे, तो उसका जो एक निकल कर आएगा हॉलो स्फीयर, तो सेम हेमी हॉलो स्फीयर आएगा, तो उसका कितना हो जाएगा एरिया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा 3m ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, ऐसा। तो इसको उठाकर अगर उधर पुट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा -g 3m ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर, जो यहाँ पर था, ये देखिए यहाँ से। तो इसको आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है क्योंकि आर पे ही है, और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 टू कैपिटल आर स्मॉल आर का, ये 0 टू आर कर ले लिए, ऐसा ले लीजिए क्योंकि ऐसा माने है तो इसमें ऐसा ले लीजिए, नहीं तो इस तरफ से उसका दूसरा इंटीग्रल को मतलब आता एलिमेंट। तो 0 टू आर करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखेंगे 3gm विथ नेगेटिव 3gm आर क्यूब, और इसका आर स्क्वायर का करेंगे, आर का करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 होगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 विथ नेगेटिव, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3/2 gm ओवर 2r। तो आपको रिमाइंड करा रहा होगा कि यही बात तो उसके लिए भी आया था, किसके लिए, सॉलिड के लिए भी आया था, -3/2 gm, क्योंकि मास से फर्क पड़ रहा, मास उसका m है तो उसका आधा हो या कुछ हो, वो कुछ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सब कुछ ऐड अप होने के बाद उतना ही आएगा। अब इस पे अगर मान लीजिए कि इसके सेंटर से इन्फिनिटी पे भेजे, इन्फिनिटी से सेंटर पे भेजे, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, आप वहाँ से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका आंसर आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, अगर ये समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि ये तो पोटेंशियल वगैरह का तो बातचीत हो गया, इसके बाद एक दूसरा इसका आता है कि प्लेनेटरी मोशन, या आप ये कह लीजिए कि मतलब ऑर्बिट, मतलब कि कोई प्लेनेट है, या जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड हम बहुत सारा सैटेलाइट भेजते हैं कि सैटेलाइट का मोशन कैसा होता है, और सैटेलाइट का किस स्पीड से छोड़ा जाए तो वहाँ पर कौन सा वेलोसिटी होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके बाद सैटेलाइट में अगर हम आते हैं तो मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इसमें ये ऐसा कुछ ऑर्बिट ऐसा होगा, ये जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, और इसमें कोई सैटेलाइट ऐसा S1 से ऐसा घूम रहा है, दूसरा सैटेलाइट कहीं इधर से ऐसा घूम रहा है, और तीसरा कुछ इसमें एलिप्टिकल पार्ट में S3 से ऐसा घूम रहा है। तो होगा क्या कि अब कौन सा सैटेलाइट, आप देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और सबका जैसे जियो सिंक्रोनाइज जो होता है, तो अर्थ के रोटे स्पीड के साथ चाहता है। तो जिस स्पीड से आप अर्थ से यहाँ से, मतलब कहने का क्या मतलब है कि पूरा मैं उसमें तो आपको पढ़ा नहीं जा रहा हूँ कि आपको चांद पे तो भेजना नहीं है, इधर ही रखना है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप सैटेलाइट या कोई भी रॉकेट लॉन्चर हो गया या PSLV या जितना भी है, तो अगर जिस स्पीड से आप करेंगे, मतलब कि इतना मिनिमम स्पीड होना चाहिए कि वो तो यहाँ से जिस ऑर्बिट में आपको पहुँचाना हो वहाँ पर आ जाए। तो उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। दूसरा बात क्या है कि जैसे अर्थ है, अर्थ से अगर हम कोई और सैटेलाइट अगर हम छोड़ रहे हैं तो डिफरेंट वेलोसिटी से अगर करेंगे तो डिफरेंट रेडियस में हो जाकर फिट होगा और ऑर्बिट में वो ऐसा रोटेट करेगा। तो बहुत सारा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कहता है कि 20 मीटर पर सेकंड से छोड़ दें, ऐसा नहीं है। मीन्स एक सफिशिएंट एनर्जी हो कि जहाँ से उसको ये अर्थ से उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सेम टाइम वो बैलेंस भी करे उसके काइनेटिक एनर्जी को। तो एक वो है। तो कहने का क्या मतलब है कि अब डिफरेंट, मतलब कि अगर ऑर्बिट में, सर्टेन ऑर्बिट में अगर हमें भेजना ही है
मतलब ये जियो सिंक्रोनाइज मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाइट के, जैसे 36,000 किलोमीटर पर है, कोई 3600 पर है, या कोई बहुत जो वेदर फोरकास्ट करने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं तो बहुत लो लेवल पे रोटेट कर साथ में उसके ऑर्बिट में रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा, और डिफरेंट ऑर्बिट होगा तो डिफरेंट उसका रेडियस होगा। तो कहने का ही मतलब था कि जिसमें वेलोसिटी अर्थ से जिस वेलोसिटी से आप करेंगे तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू में वहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको एक बेसिक ज्ञान दे दें कि अगर सैटेलाइट जो S1 S2 ये सब एक जो घूम रहे हैं तो उसमें उसका उस समय का वेलोसिटी कुछ, मान लीजिए कि अगर ये सैटेलाइट S1 है और इसका हाइट यहाँ से h है, ठीक, और इसका रेडियस का अर्थ का रेडियस RE अगर है तो उसमें अगर देखेंगे कि जब वो घूम रहा होगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, हाफ mv², या उसको आप पोटेंशियल एनर्जी से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फोर्स वाले से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रेविटी के अट्रैक्शन में ही है तभी तो उसके आसपास घूम रहा है, तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r+h की सरफेस से अगर h हाइट पर है तो उस पर फोर्स यही लग रहा होगा, और उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वल टू सैटेलाइट का मास m लिया था तो mv² ओवर r+h, क्योंकि रेडियस तो वही होगा, तो m से m कैंसिल होगा और एक 0 कैंसिल होगा। तो आप देखेंगे कि जो v का वेलोसिटी आएगा तो g मास ऑफ अर्थ ओवर r+h, तो इसको एक नया नाम आप दे सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये चीज। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी gme अपॉन r+h ऐसा होगा, तो इसी स्पीड से उसमें रोटेट करते रहेगा। तो अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया इसका कि एक काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m की mv² उधर से भी वो मिल सकता था। देखिए इसी में क्या होता है कि हम इसको आपको ऐसे ही बता सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होगा, ये तो खूब सारा भी देखा ना कि -g m ऑफ अर्थ, और उस सैटेलाइट का मास m है और उसका डिस्टेंस r+h है, तो सेम ही रिजल्ट आता है। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा सैटेलाइट का हाफ mv²। तो आप ये कह सकते हैं कि निगेटिव में, तो निगेटिव तो बस उस साइन डिनोट करने का था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसीलिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव में होगा। अगर रिपल्सिव अगर होता तब उसमें हम वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेते हैं। तो हाफ mv², तो उसका केवल मैग्नीट्यूड लें, तो यहाँ से आप देखेंगे कि m से m कैंसिल होगा और v का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ गया, √g मास ऑफ अर्थ अपॉन r+h, ऐसा जो यहाँ पर आया था। तो आप फोर्स से करिए चाहे इधर से करिए। तो चलिए अब इसका हमने डिस्कस कर ही लिया, मतलब जब बता ही रहे तो आपको इसका सारे और कुछ भी बातें बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी में तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको PE इक्वल टू माइनस जो अभी लिखें GM इंटू M अपॉन r+h, ऐसा। काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर देखेंगे तो हाफ mv², और एग्जैक्टली आप चाहते ही हैं लिखना हाफ mv², तो यहाँ से इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना होगा। तो आप उसमें देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होता नहीं है कभी, तो वहाँ से आप देखेंगे 1/2 g इसका स्क्वायर होगा, तो gme/r+h। तो काइनेटिक एनर्जी के जगह पर gmem अपॉन 2r ऐसा हो, r+h। तो आप मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ठीक इसके हाफ है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का बात चला तो टोटल एनर्जी क्यों पीछे रहे उसको भी आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ कि टोटल एनर्जी इक्वल टू इसका सम पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका GMM अपॉन r+h प्लस काइनेटिक एनर्जी GM+m अपॉन 2r+h। तो एग्जैक्टली वो माइनस हाफ उसका है, तो माइनस इसका हो जाएगा GMEM ओवर r+h का 2, ऐसा। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों में आप देख रहे होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इन सबों में मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है। टोटल एनर्जी का देखिए तो वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, और काइनेटिक एनर्जी उसका तो है ही है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन सबों का
हाफ होगा। तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज द 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है, मतलब इतना यू है और 3 है, तो आपको बस उलझा कर इन सबों में, तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से अगर क्लियर है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऑर्बिटल वेलोसिटी तो है ही है, एक ऐसा वेलोसिटी कि जहाँ से आप किसी बॉडी को अगर लॉन्च करें कि फिर वो वापस आए ना, तो क्योंकि भेजना ही क्यों है, भेजना इसलिए है कि गलती से अगर उस स्पीड को अगर हम क्रॉस कर जाएं तो फिर वो जो सैटेलाइट हम जो चाहते थे वो हमसे दूर निकल जाएगा। सो दैट इज़ वाई तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी कि व्हेन यू इम्पार्टेड टू द बॉडी इट विल बी नेवर रिटर्न टू द ग्राउंड और द एट दैट प्लेनेट, क्योंकि ये अर्थ के, हम अभी अर्थ पे हैं तो अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू में जानते हैं, तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कि मतलब इस वेलोसिटी से अगर आप ज़्यादा अगर वेलोसिटी आप देते हैं किसी भी सैटेलाइट को या कोई भी जो लॉन्चिंग ऑब्जेक्ट है, तो कभी आपके वापस लौट के नहीं आएगा। और होगा क्या कि मतलब लौट के नहीं आएगा से मतलब है कि वो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो उसको पकड़ के रखा था उससे ओवरकम कर जाएगा। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपका ये अर्थ है, सरफेस है, और यहाँ पर ठीक उसके परपेंडिकुलरली एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करिए, ऐसा उसका मास m है सपोज v वेलोसिटी से, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या है कि इनिशियल मतलब कि कभी लौट के ना आए, तो उसका मतलब कि बहुत दूर यहाँ पे कहीं पहुँच जाए इन्फिनिटी, कि जहाँ पर इंट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ और उसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को पकड़ ही ना पा रहा हो, या मतलब उसको खींच ही नहीं पाए आप उसको वापस। तो यहाँ पर उसको करना क्या होगा कि जो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके चलते लग रहा है माइनस GM ओवर इसका अर्थ का रेडियस कुछ RE ले लीजिए R, और U फाइनल आपका शून्य हो जाएगा क्योंकि वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया है। तो इसीलिए इसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दिस 0 माइनस दिस, तो GM ओवर R। तो ये इसको ओवरकम कर कौन करेगा, जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उस समय का जो काइनेटिक एनर्जी इनका होगा इज हाफ mv, E4 यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है एस्केप वेलोसिटी, तो मस्ट भी इसके इक्वेट होगा। तो 1/2 G 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू GM ओवर m R, ऐसा। तो m से m कैंसिल हो गया, तो स्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ √GM ओवर R, ऐसा होगा। तो इसमें और कलाकारी थोड़ा कर लीजिए कि R का मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा कर लीजिए, तो GM/R स्क्वायर होगा, और यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा √2G ओवर 2G इंटू R, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 9.8 वाला, और R इसका जब वैल्यू आप रखेंगे तो कुछ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है बच्चों। अगर इस स्पीड से अगर आप फेंकेंगे तो कभी ये लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको मज़ेदार लगा होगा। तो इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला। जो यहाँ पर बोला कि वापस नहीं आएगा, तो ग्रेविटी मतलब उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, या मतलब उसको वापस नहीं लाएगा। ऐसा आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जो पीछे जेई में भी पूछा गया है एडवांस में। तो कि एक मिनिमम पॉइंट वहाँ पर जहाँ तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, तो और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के एरिया में रहे और वो वापस वहाँ से आ जाए, और नहीं आ पाए तो निकल ही जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी हो गया। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप कुछ भी आप बदल सकते हैं, मास R ये सब बदलते रहिए, तो आपका ये काम होते जाएगा, है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि चलो इसी पे क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें क्या कर रहा है कि इसमें कर रहा है कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ का कुछ गिवन है, कुछ ले लीजिए, कुछ 11 किलोमीटर पर आवर, ऐसा। ये भी प्रीवियस ईयर में किसी में है, आया हुआ है, और मैं वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू था, मैं कुछ m के टर्म में कर रहा हूँ। जैसे मास ऑफ अर्थ है, तो एक नया दूसरा प्लैनेट बना रहा है, उसका कुछ ऐसा, तो कह रहा है कि मास तो इसका n टाइम्स है, ऐसा है, मास ऑफ अर्थ के m टाइम्स है,
रेडियस को स्क्वीज कर दिया, छोटा बहुत कर दिया। रेडियस जो यहाँ का है अर्थ के रेडियस से n टाइम्स इतना है, ऐसा। तो करा बताओ उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा जब वहाँ से फेंकने अगर जाएगा तो क्या होगा। तो अभी आपको सिखाया था कि एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या था, √g 2g me/re, यही था ना। एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2g me/re। और दूसरा कि जो v' के लिए अगर आपको जाना है तो उसमें कितना करना है, g तो यूनिवर्सल होता है, n टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये वाला, और रेडियस में आपका हो जाएगा RE/n। तो ये ऊपर गया n², बाहर आया तो यहाँ से n टाइम्स ऑफ g me/re। तो इसके क्योंकि उसका जितना भी n का वैल्यू है बाहर की तरफ निकल गया, तो ये कितना आ जाएंगे इधर, तो n टाइम्स ऑफ, तो VE इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ VE, क्योंकि उसका पूरा वैल्यू इतना है। तो जितना भी होगा उसका, अगर इस तरह का रेडियस में कुछ होगा तो V' आप कह सकते हैं। तो 11.11 किलोमीटर है तो उसका n 11 हो जाएगा, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम्स, जितना भी कहे तो उसका करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपका रेडियस कितना है किसी भी प्लेनेट का, और उसका मास कितना है उस पर डिपेंड करेगा, उसको ओवरकम करना रहता है। तो ये बात तो आपको समझ में आया होगा कि इसके वेलोसिटी का क्या हालचाल है, और एनर्जी से आपने उसको ऐसा समझा, देखा। ये ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं, और इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह लेंगे, तो इसको फटाफट लिख लीजिए तब तक। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे इसमें चलते हैं। कह रहा है कि टूवर्ड सैटेलाइट मूव इन द कॉमन प्लेन along with the circular orbit. The orbital radius of the one satellite is 700 while the other satellite is delta r 70. So what is the time interval separate the periodic approach of the satellite in the each other over the minimum distance? What is the interval of the separate the periodic approaches of the satellite to the each other the minimum distance? ठीक है, मतलब कि उनके डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल का उसका कुछ आपको बताना है कि क्या होगा। तो ठीक है, तो अर्थ के दो सैटेलाइट्स हैं, एक आर है। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसमें कुछ आर से एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा होगा, और ठीक उससे दूसरा सैटेलाइट डेल्टा आर से ऐसे जा रहा होगा, यही ना। तो इनका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, gm, इसमें r कह लेते हैं ऐसा, और टाइम कितना लग रहा होगा, इस t इक्वल टू 2πr ओवर ए v0, यही होगा। तो इसमें t1 के लिए अगर देखते हैं तो 2πr तो हमारा जितना है ये r⁻⁴, इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल वगैरह कुछ लगना चाहिए। ठीक है, वॉट एवर द gm, इसका वैल्यू r का वैल्यू 3/2 हो जाएगा क्या, क्योंकि r यहाँ पर है और gm वाला रूट में इधर ऐसा रहेगा। देखिए तो ये बात सिंपल समझ में आया होगा कि t इक्वल टू 2πr, r तो r रहा, v0 के जगह पे gm/r उसका वैल्यू उधर रख दिया। t2 उसमें कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उससे डेल्टा r कम है, तो 2π √gm इंटू r माइनस डेल्टा r⁻³ ड्यू टू द सेम रीजन। अब पूछा इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल कि जिससे वो अप्रोच कर रहे होंगे। तो डेल्टा टी का जो वैल्यू होगा, यहीं पे कर लेता हूँ, डेल्टा टी का जो वैल्यू होगा तो T1 माइनस T2 ऐसा, क्योंकि ये सब कुछ सेम है, इसमें कम हो रहा है और उसमें ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा होगा, T1 इसीलिए किया। ये होगा T1 माइनस T2 डेल्टा टी का वैल्यू,
यहाँ से, ठीक है। तो इसमें से 2 पाई अंडर रूट जी एम, ये तो कॉमन आप बाहर ले सकते हैं, 2 पाई एम अंडर रूट जी एम। तो अंदर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर आर रेस्ट टू दी पावर 3/2 माइनस आर रेस्ट टू दी पावर माइनस डेल्टा आर रेस्ट टू दी पावर 3/2, ऐसा बचेगा। उसके पावर में ये 3/2 है, ये वाला। अब दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा हो तो रुको और नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू है 2 पाई ओवर अंडर रूट जी एम आर रेस्ट टू दी पावर 3/2 माइनस डेल्टा आर रेस्ट टू दी पावर 3/2, ऐसा। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि 2 पाई अंडर रूट जी एम ये है, आर रेस्ट टू दी पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से जब r कॉमन आया होगा तो डेल्टा r बाई 1, तो 1 माइनस डेल्टा r बाई आर इज 3/2, ऐसा ये हुआ। तो इसमें क्या होगा कि बाइनोमियल में आपको बताया था कि इस तरह का जब एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस एक्स रेस्ट टू दी पावर n और x इज मच लेस देन 1, तो यहाँ से 1 माइनस एन एक्स ऐसा लिख लेते हैं, ये आपको याद होगा। पावर कर लेते हैं, क्यों इसे बोल रहा हूँ कि याद होगा, क्योंकि आपको जब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बता रहा था तो सर्टेन हाइट पर अगर हाइट बहुत कम था तो उसके लिए आपको बताया था कि इस तरह का अप्रॉक्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर बता सकते थे। तो सेम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं कि अगर डेल्टा आर का वैल्यू 70 किलोमीटर है और आर का वैल्यू देखिए कितना है 7000, ऐसा है ना, 7000 है और डेल्टा आर का वैल्यू 70 किलोमीटर है, तो उससे 100 टाइम्स तो है ही है, तो हम इसीलिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हट जाइए, आप लोग अपना काम करके चले जाइए। ये तो हो गया, मतलब अपना काम कर दिया, जो कॉन्सेप्ट लेना था 2 पाई अंडर रूट जी एम, तो आर रेस्ट टू दी, आर को भी बाहर ही रखते हैं ना, आर रेस्ट टू दी पावर 3/2, तो 1 माइनस 1 प्लस 3/2 डेल्टा आर ओवर आर। तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली डेल्टा टी का जो वैल्यू था इस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 पाई अंडर रूट जी एम आर रेस्ट टू दी पावर 3/2। अच्छा, एक आर और आर है, तो आर का भी वो हिसाब किताब वो कर देगा 1/2 और डेल्टा आर ऐसा बचेगा। तो इसी को रीराइट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/पाई हुआ और जी एम ओवर आर ऐसा इंटू डेल्टा आर ऐसा। तो आपको इसमें सब कुछ वैल्यू तो पता है, डेल्टा आर का वैल्यू भी पता है, आर का वैल्यू पता है, और जहाँ तक मास ऑफ अर्थ है उसका वैल्यू देखिए पता है नहीं पता है, नहीं पता है तो मैं दे देता हूँ। इन जनरल जो अर्थ का मास होता है इक्वल टू 6 × 10⁻²4 होता है बच्चों। तो इसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि हाँ, ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल का है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 स्टार्स ऑफ द 10A, द मासेस ऑफ द स्टार्स, दिस स्टार्स आर m and 16m and the radii are a and 2 are respectively. A body of mass m is fired straight from the surface of the larger star toward the smaller star. What should be the minimum initial speed of the reach to the surface of the smaller star? What should be the minimum initial speed to reach the surface of the smaller star? Obtain the expression in the term of gm and a. ठीक है, ये शायद प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है। तो इसमें मान लीजिए कि एक बड़ा सा स्टार है और एक छोटा सा स्टार है। इसका मास है कुछ, इनका मास है कुछ 16m और इनका मास है m, और इनके सेंटर से जो इनका सेंटर है इज समथिंग
कुछ कितना बता रखा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, इस 10A, ठीक है। और दूसरा कि इनका रेडियाई जो है इस 2A, बड़े वाले का और छोटे वाले का A, ऐसा। और देखिए इसमें बताने मतलब इसमें क्या है कि इसको पूरा वेलोसिटी नहीं देना है कि यहाँ से इसको मिले और वहाँ तक पहुँचा दे। अभी जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि अगर हम लोग का जो अर्थ सिस्टम है और कोई एलियन वगैरह का प्लेन है और आ रहा हो और हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के कांटेक्ट में आ जाए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, उसको खींच लेगा। तो इसीलिए स्पीड वगैरह वो लोग मेंटेन करके रहते हैं, तेज़ी से या तो भाग जाए, मतलब उसका अपना स्पीड ना हो वो, मान लीजिए। और कोई भी ऐसे ही हो, कोई बेकार स्पेस शिप अगर किसी और प्लेनेट का हो और तैर रहा हो, और तैरते तैरते, मतलब तैरने का मतलब क्या, फ्लोट ही कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ तो कोई गिरने जैसा कोई तो स्थिति होता नहीं है। गिरते कहाँ पर है, जहाँ पर रिलेटिव चीज़ें कुछ होता है, सर्टेन हाइट से होता है। तो अगर वो प्लेनेट अगर मान लीजिए फ्लोट कर रहा हो और जस्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ में आए, तो अर्थ क्या करे, ग्रेविटी क्या कर लेगा, अपने आप उसको खींच लेगा। तो ये सब बात ऐसा मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको यहाँ से जो अगर जो लार्जर स्टार है इस पे से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका, तो इसको ये नहीं कि पूरा वहाँ तक लैंड कराना है, उसमें बोला, इसीलिए बोला है मिनिमम, जानबूझकर ये जो वर्ड यूज़ किया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं इसका और इसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा होगा, तो जस्ट यहाँ पर लैंड करे स्मॉल मास m, तो ये क्या कर लेगा, अपने आप इसको खींच लेगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये बताना है कि इन दोनों के चलते इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर है, मतलब इसका और इसका, जैसे इसका 16m है और इसका m है और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ 10A जैसा कि वहाँ पर ले रखा है, 10A ऐसा है। तो न्यूट्रल पॉइंट समवेयर यहाँ पर होगा। तो वो न्यूट्रल पॉइंट अगर पता चल जाए तो उसके बाद की कहानी आगे और सोच बताएंगे। तो चलिए न्यूट्रल पॉइंट के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, तो 16m के चलते यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, G इंटू 16m। तो पता नहीं, तो ये डिस्टेंस आप कुछ यहाँ से यहाँ तक x ले लीजिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10A माइनस एक्स। तो ये इसका वैल्यू इज x स्क्वायर और इसका यहाँ से Gm ओवर 10A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं ये, और इसका सबसे बढ़िया है कि स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो 4/x और यहाँ से 10A माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कुछ इधर से इधर जाएगा, तो आपको निकल कर आएगा कि 40A इस माइनस 4x इक्वल टू x। तो x का वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो कुछ 8A आ जाएगा, ठीक। तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक का 8A है। तो आपको खाली वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचाना है, बाकी का वो काम कर लेगा, वो अपने आप खींच लेगा। न्यूट्रल पॉइंट आया ना, जस्ट यहाँ पर आया और इसकी तरफ से 2A है, तो अपना काम कर ले जाएगा, ठीक। तो अभी उसमें देना क्या होगा कि हमें इसको बताना, उसका जो मतलब वैल्यू लिखेंगे, इसके सरफेस से छोड़ा है, सपोज v वेलोसिटी है, तो इसको अगर इसका इनिशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो क्या क्या होगा, इन दोनों इसका आपस में इसके साथ होगा, है ना, मतलब कि इसी ऑब्जेक्ट को जाना है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा माइनस G उसका 16m इंटू m अपॉन इसका रेडियस 2A, एक तो ये होगा उसके सरफेस पे, प्लस हाफ mv स्क्वायर, और इसके चलते इससे भी तो इंटरेक्ट हो रहा है, तो उसका दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका 2A है तो 8A तो वैसे आ जाएगा, तो वहाँ से हम उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम एनर्जी अगर लिखने चलें, मतलब पॉइंट अगर m यहाँ पर है, इनिशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसके सरफेस पे अगर है तो u इनिशियल माइनस G 16m इंटू m ओवर 2A ऐसा, और उससे दूसरे वाले से इंटरेक्ट हो रहा है, ये दूसरे वाले से इंटरेक्ट हो रहा है ना m वाला, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 2A है तो 8A तो पूरा पूरा है, तो ये हो जाएगा माइनस G m, उसका m है 8A ऐसा।
यू फाइनल में क्या है कि उसको लेकर जाना है कहाँ तक है, 8a। ये चीज़, ये ब्लॉक जब यहाँ पर होगा तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16m और m अपॉन 8a, और m वाला इससे इंटरेक्ट हो रहा होगा तो इसका डिस्टेंस 2a है ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं -g 16m इज 8a माइनस g इज 2a। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ कितना है, एलसीएम लेंगे तो दोनों का 8 ही कह लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 64 माइनस प्लस 64 तो -65 GM ओवर A। और इसका अगर करते हैं तो क्योंकि 8 8 जा हो गया और यहाँ से 2 2 2 जा 4 -1 तो -5, ये 2 हो गया ना, तो एलसीएम इसका 2 ही आएगा। ठीक है, तो 4 2 2 जा 4 माइनस GM। इसका अपॉन 2 -5 है ऐसा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5 बाई 2, तो GMM ये कॉमन ले लीजिए और ये कितना आ जाएंगे 65 माइनस 5/2। अच्छा, उसका 8 भी तो रहेगा ना, ये कैसे भूल गया, 8 8 जा तो 65/8 माइनस 5/2 और इक्वल टू जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही इसको काइनेटिक एनर्जी में देना है, ½ mv²। क्योंकि जब यहाँ पर आया था उसको तो जस्ट यहाँ पर पहुँचना है, यानी कि उसके पास वेलोसिटी नहीं रहना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, मतलब v डैश, और यहाँ से जो v उड़ान भरा होगा तब का वेलोसिटी है। तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल इसका भी होगा, तो ½ mv²। तो m से m तो पहले से ये पहले मुहूर्त में इसको हटा दीजिए और ये कितने हो जाएंगे, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो आप 8 और 2 का 8 हो जाएगा 65 और 4 20, तो यहाँ से कितना हो गया 65 माइनस 20 इज 45। ठीक, और 45/8 और देखिए फिर क्या क्या मिलता है, तो GMM ओवर ये वैल्यू कितना आ गया था बच्चों, ये 65 माइनस 20 इज 45/8। इक्वल टू ½ v², तो ये 4 हो गए। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, √of GMM ओवर A 45/4। तो इस 4 को बाहर लेकर आइए, 9 भी है तो 3, तो कितना हो जाएगा 3/2 5 GMM ओवर A। तो ये आपका निकल कर फाइनली आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप फटाफट लिख लीजिए, इसमें बेहतर क्वेश्चन था, यहाँ से लिख लीजिए। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ क्या किया कि यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट निकाला एक न्यूट्रल पॉइंट निकाला कि जिसके चलते मतलब कि एक 16m का था और m का था, तो वहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, खाली इसको लैंड कराना है, बाकी का काम ये अपने आप वो खींच लेगा। और ठीक है, यही बताया आपको। और दूसरा उसके बाद कि m वेलोसिटी है तो कितना उसका वेलोसिटी देना था, तो यहाँ पर तो न्यूट्रल पॉइंट निकल कर आया 8 है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक भेजना था। तो इस फर्स्ट पोजीशन में जब उसको लॉन्च कर रहा है तो उस समय उसको ओवरकम किससे करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी से ही। अर्थ का ग्रेविटी का जो खींचने वाला होगा, उसको पकड़ के जो रखा होगा, उससे उसको ओवरकम करना है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल का जो वैल्यू निकाल कर लाए, यू इनिशियल कुछ इस तरह से, और उसके चलते वो मास कितना इंटरेक्ट कर रहा होगा, जो सिंगल मास वाला है, m मास वाला, तो और m उस बॉडी का है मास। तो फाइनल वाले के लिए जब वहाँ पर 8a पे गया तब वो उसके लिए लिख लिया और सबको सॉल्व करके डेल्टा यू इक्वल टू ½ mv² दे दिया, फिर उसके बाद वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे कर लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ ऑफ इट्स मिनिमम वैल्यू नीडेड टू फॉर द एस्केप। अच्छा तो कह रहा है कि टू विच हाइट
डज इट रीच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मान लेते हैं कि सरफेस से h हाइट पर से उसको फेंका ऐसा, तो उस समय की अपवर्ड वेलोसिटी तो किस हाइट तक जाएगा, यही ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसका हाफ है एस्केप वेलोसिटी से, इक्वल टू द हाफ ऑफ मिनिमम वैल्यू नीडेड टू द एस्केप वाला। तो इक्वल टू जी एम एम प्लस आर प्लस एच, यही होगा। मान लीजिए कि एच हाइट तक गया होगा यहाँ से, तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एस्केप वेलोसिटी कितना होता था बच्चों, √2gm बाई एम, सॉरी mgm/r ये होता था। अभी अभी आपको बताया था, या √2rg भी लिखेंगे तब भी वो दे देगा। तो इक्वल टू gmm r प्लस एच, ऐसा। तो मतलब कि एनर्जी जो यहाँ का है, और जब उसको ओवरकम करके r प्लस एच पे जा रहा होगा तब के लिए कितना होगा, तो इसका स्क्वायर, इसका वेलोसिटी का स्क्वायर, पूरे का नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, तो 1/4 gmm ओवर r इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से gm इंटू एम r प्लस एच, तो gmh कैंसिल हो गया। अब 1/2r इक्वल टू 1/r प्लस एच, ऐसा है। तो 2r इक्वल टू r प्लस एच हो गया, तो r इक्वल टू एच हो गया। मतलब कि इसके r से जो अर्थ का रेडियस है यहाँ से r से, उतना ही h ऊपर की तरफ जा सकता है वो। तो पूछा था हमसे टू विच हाइट डज द रेज द एव ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम वहाँ से उसको बता सकते हैं कि इस दिस साइड तक जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ये पार्ट स्पेस शिप इज द स्टेशन ऑफ द मार्स, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी द एक्सपैंड ऑन द स्पेस शिप टू द रॉकेट इट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे स्पेस शिप इज द स्टेशन ऑफ द मार्स, हाउ मच एनर्जीज मस्ट बी द एक्सपैंडेड ऑन द स्पेस शिप टू द रॉकेट इट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, मास ऑफ द स्पेस शिप इज दैट, सब कुछ की मैंने। तो बेसिकली बच्चों इसमें क्या है कि इसको उससे बाहर इसको जाना है, तो इसमें टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप जैसा जानते थे gmm ओवर 2r होता था, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था gmm ओवर r होता है। तो इसको देखेंगे तो माइनस gmm ओवर r हो जाएगा। तो इसमें सब कुछ इसका वैल्यू गिवन है, मतलब कि उसका सन का मास गिवन है, मार्स का मास गिवन है, और रेडियस वगैरह उसका गिवन है। तो मतलब स्पेस स्टेशन वहाँ पर मार्स पर है और उसको निकलना है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, वो चल रहा है। तो gmm ओवर 2r, और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी फिर होगा, सन उसको पकड़ के रखा होगा या मार्स उसको पकड़ के रखा होगा। तो उन दोनों का अगर पोटेंशियल एनर्जी से करें और डिपार्ट करने के लिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लिया था। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने को, बस ये कॉन्सेप्ट इसका था। ठीक है, उसके बाद का देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मार्स ऑफ द स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 किलोमीटर पर सेकेंड कह रहा है कि इफ द 20% ऑफ द एनर्जी इस इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द मार्सियन एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस, हाउ विल द रॉकेट गो फ्रॉम द सर्फेस टू ऑफ मार्स बिफोर रिटर्निंग टू इट। कि हाउ फार, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि पहले तो टोटल एनर्जी अगर देखें इसका तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका 20% तो लॉस्ट, मतलब कि टोटल एनर्जी अभी कितना है, चलो मतलब अगर हमें लिखना ही है ½ m v² माइनस जी एम इंटू एम ओवर आर,
ऐसा। तो इसका 20% तो लॉस्ट कर गया, तो कितना बचा, ये 80% ही बचा। इसका यही कहानी था कि हाफ mv², तो क्योंकि इसका वेलोसिटी गिवन है मास m और रेडियस ऑफ द अर्थ मार्स का गिवन है। वही मैं सोच रहा था कि रेडियस नहीं डेटा दिख रहा था। रेडियस आप देखेंगे तो 3395 उसका गिवन है मार्स का, और g का वैल्यू इतना है, तो 80% हुआ, तो कहाँ तक हो जाएगा, तो 1/2 mv² माइनस gmm r इंटू 4/5 इक्वल टू gmm ओवर r प्लस h। जहाँ भी जाएगा इसी के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा विथ नेगेटिव, ऐसा। तो ये तो m वाले जो पार्ट है वो तो कैंसिल आपको निकाल कर दे देंगे, और बाकी का जो v² इंटू लेट्स मल्टीप्लाई करिए तो 2/5 v² और यहाँ से 4/gm ओवर r इक्वल टू माइनस gmm r प्लस h। तो h को निकालना है, यहाँ पे छुपा हुआ h। तो बाकी का कैलकुलेशन आपको देखना है, उसको r को उधर लेकर जाइए, 4gm को इधर लेकर आइए, या वैल्यू एक वन शॉट में आप पुट कर दीजिए तो वहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादातर, और उसके पहले पोटेंशियल के लिए, ये सब आपको बताया, और कुछ प्रीवियस ईयर के भी 2-3 क्वेश्चन जो देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों, आज के लेक्चर में आपको बस इतना ही अभी समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब करेंगे तो उसमें आपको केपलर्स लॉ का जो एप्लीकेशन है, या केपलर्स लॉ जो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।